हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं हर वीडियो में ये बात कहूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे दो प्रकार के वीडियो हैं। एक तो मेरा लीगल इंटरप्रिटेशन चला हुआ है अपने BPR 995 का और एक्ट 1970 का, ID एक्ट का और इनकी हरकतों का। हो सकता है बहुत से लोगों को ये जानने की इच्छा नहीं हो, क्योंकि उनकी जो रुचि होती है वो ऐसी यूट्यूब के वीडियो में होती है जो फालतू के और बकवास वाले होते हैं। यदि किसी को इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ मुझे 5 आदमी भी ये पता चले उनको कि हाँ ये एनोमली हुई है, तो उतना ही काफ़ी है। वो 5 में फैलाएंगे, 5 में फैलाएंगे और बात करेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के वीडियो भी हमारे हैं, हम उनको डाल रहे हैं। यही कारण है कई वीडियो हो जाते हैं, लगभग 2 वीडियो तो मेरे डेली लीगल इंटरप्रिटेशन के हो जाते हैं, और वही है बेस आपके MC सिंगला केस में, और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे साथ क्या धोखा हुआ है ये सोशल मीडिया में आए और लोगों को पता चले। और आपको पता है कि अभी EIBA का 10 जून को चुनाव हो रहा है, और उसके बारे में लोगों को बहुत नाराजगी है। अब नाराजगी तो जब से मुझे पता चला है एक्ट 1970 का, तो सारा का सारा दोष 9 के 9 घटक दल, UFVU, IBA, बैंक्स, DFS और ये जितने भी आपके रिटायर्ड एसोसिएशन है ये हैं। इस प्रकार की कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है बैंकों के अलावा, केवल यहाँ पे है। लेकिन फिर भी ये राजेश पांडे जी लगभग इनके वीडियो में नहीं डालता था, जो भी लेख आते में नहीं डालता था, क्योंकि उसमें ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक्ट 1970 पढ़ने के बाद और इनकी हरकतों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये राजेश कुमार पांडे जी उस शब्दों का यूज करते हैं उसके ये उनको ये डिजर्व करते हैं, उनको ये डिजर्व करते हैं। और ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी तो आप भी अचंभित हो जाओगे कि आखिरकार ये है क्या, हुआ क्या हमारे साथ। लेकिन अब क्योंकि ताकतवर लोग हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हमें तो ये नहीं रोक सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको सही बात कहने का हक दिया है और सही बात हम कहेंगे। एनीवे, मैं जो राजेश कुमार पांडे जी का, राजेश पांडे कानपुर वाले जो हैं, उनका 5/6/2026 का एक लेख है लेटेस्ट, वो मैं डालना चाहूँगा और आप तक पहुँचाना चाहूँगा। लिखते हैं, ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है, EIBA को बचाने का अंतिम प्रयास है। इतिहास तो कायरों का भी लिखा जाएगा, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। सत्ता समर्थक मौका परस्ती मंडली, EIBA के 30वें सम्मेलन के युवा डेलीगेट जो वर्किंग में हैं, अगर अब चूक करते हैं तो उन्हें आगे शिकायत का हक नहीं होगा कि पिछले 2 दशकों में EIBA के गौरवशाली विरासत को दागदार करने के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ जोर शोर से विरोध के स्वर भी गूंज रहे हैं, उखाड़ फेंकने की आवाज़ उठ रही है और बदलाव की मांग जोरों पर है। EIBA पर पकड़ बनाए रखने के लिए सत्ता समर्थक मौका परस्ती मंडली इस आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। EIBA का रिटायर्ड पर कब्जा हो गया है। यह सच बैंक कर्मियों की नज़रों के सामने है कि किस तरह जिलों, राज्यों से लेकर EIBA के अखिल भारतीय इकाइयों में वर्किंग बैंक कर्मियों की भागीदारी लगातार घटती जा रही है और सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। 1985 में EIBA में केवल प्रभातकार और के मंडल सेवा से निष्कासित व गैर बैंक कर्मी थे, बाकी सब वर्किंग थे। सभी नेता, केंद्रीय समिति सदस्य, डेलीगेट्स वर्किंग बैंक कर्मी थे। आज EIBA के 23 पदाधिकारियों में से 20 पदाधिकारी बरसों से सेवानिवृत्त हैं, और EIBA की केंद्रीय समिति से लेकर इसके राज्य संघों, इनकी जिला इकाइयों या ऑल इंडिया बैंक वाइज यूनियंस और उसके राज्य संघों और जिला इकाइयों का सेवानिवृत्तों ने कब्जा कर लिया है। इसके पीछे कोई नेतृत्व न होने की मजबूरी या सेवा भाव नहीं है, स्पष्ट कारण यूनियनों में लाखों करोड़ों का जमा धन है, जिस पर काबू रहने के लिए हर जगह रिटायर्ड जमे हुए हैं। 1980 के दशक से भारी मासिक सदस्यता शुल्क और प्रत्येक द्विपक्षीय समझौते पर एरिया पर 4% की दर से बड़ी धनराशि लेवी के रूप में बैंक कर्मियों से वसूला जा रहा है। कुछ रिटायर्ड लोग गिरोहबंद होकर धन के ढेर पर कब्जा बनाए रखे हैं और छेड़ना नहीं चाहते हैं। युवा डेलीगेट्स को लुटेरों की नीयत को देखना चाहिए।
युवा वर्किंग डेलीगेट्स को इस गिरोह की नीति, नियति और कारनामों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इनका बैंक कर्मियों की एकता और संघर्ष से कुछ लेना देना नहीं है। यह गिरोह बैंक कर्मियों की एकता को तहस नहस करने और अधिकारों पर बेचने पर तुला है। बैंक कर्मियों की दयनीय वर्किंग और सर्विस कंडीशंस और अधिकारों की रक्षा से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इस गिरोह का संगठन नहीं बल्कि संगठन के माल से मतलब है। देखना दिलचस्प है, यह भी देखना दिलचस्प है कि बदलाव की आवाज़ रिटायर्ड नेतृत्व की तरफ से उठी है। संगठन को लेकर उनका जमीर जगह है। इसके लिए बैंक कर्मियों को उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। आवाज़ उठाने वाले पीआर मेहता और अन्याय के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी हो रही है। उन्हें नीचा दिखाने और EIVA के बैंक कर्मियों की एकता का विरोधी साबित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रोपेगेंडा जारी है। मेहता जी पंजाब नेशनल बैंक के 48,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के सीधे प्रतिनिधित्व करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक मैनेजमेंट हमेशा घोर कर्मचारी विरोधी रहा है। अगर मेहता जी गलत हैं, संगठन विरोधी हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि मुंबई सम्मेलन उन्हें EIVA का उपाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। आज वे नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? फिर भी किसी को संगठन से बड़ा साबित करने की कोशिश क्यों हो रही है? ऐसा क्या है कि लुंगी वाला पद को लेकर इतना क्रेजी है? अजीब दास्तान है, अजीब दास्तान है। अजीब है, कहने को तो EIVA वर्किंग कर्मियों की यूनियन है, लेकिन इसे रिटायर्ड बैंक कर्मियों ने बंधक बना रखा हुआ है। इसका संचालन नियंत्रण सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा किया जाता है। EIVA पर सेवानिवृत्त कर्मी का काउंसिल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। 1980 ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोटे समूह कब्जे में है। अंतर्निहित योजना है कि आगे दशकों तक इसी समूह के कब्जे में रहे। तारक ने 1980 से मई 2003 में अपनी मृत्यु तक इस पर कब्जा बनाए रखा। अब तक लुंगीवाला 2003 से EIVA पर कब्जा बनाए हुए है, पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी भी इच्छा महामंत्री के पद पर रहने मरने की है। इसके अलावा उसने अपने पूर्ववर्ती नक्शे कदम पर चलते हुए अपने उत्तराधिकारी को भी पाइपलाइन में लगा रखा है। सारी हदें पार हो गई। कहते हैं अब बहुत हो गया, सारी हदें पार हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ जो 22/4/2026 को बंगलुरु में हुआ। EIVA में इन कमीनों ने मार डाला। 80 वर्षों से एक ने 27 वर्ष, दूसरे ने 23 वर्ष और तीसरे ने सभी से बड़ा बनने की कोशिश की है। 23 वर्ष पूरे करने के बावजूद पद नहीं छोड़ना चाहता। EIVA ने अपनी जीवंतता खो दी है। अब यह प्रबंधन के हाथ की कठपुतली है। नेता लालची और भ्रष्ट हो गए हैं। हे ईश्वर, बैंक कर्मियों की रक्षा करो, शैतान के हाथों से EIVA को मुक्त करो। दोस्तों, इस प्रकार का जो ये लेख कानपुर के राजेश पांडे जी ने लिखा है, अब तो मुझे भी लगता है, लगता तो पहले भी था, लेकिन इन लोगों ने स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का IVA और बैंकों के साथ मिलकर किस प्रकार दुरुपयोग किया और बैंक के पेंशनर्स का इन लोगों ने किस प्रकार हत्या की, ये सारी बातें आपको कुछ दिनों में धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा एक्ट 1970 हमारी बैंकों को नेशनलाइज करता है और उनके कर्मचारियों को भी नेशनलाइज करता है, उनको भी सरकारी कर्मचारी बनाता है। लेकिन इन लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर्मचारियों की जो स्टेटस थी उसको खत्म करते हुए, अपने अस्तित्व को बचाते हुए ये सारा खेल खेला है। इस खेल से बचना चाहते हो, अपने भविष्य को चाहते हो सुंदर बने, तो इन लोगों को हटाइए। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आए सामने जो रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार चले, एक्ट के बनाए अनुसार चलें और अपने एम्प्लॉयर से बात करें और फ़ायदा उठाएं। और जो आप चाहते हो कि ऐसे ही इसी प्रकार रहना है कुछ लोग हल्द्वानी से कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि वेंकटाचलम से कोई बढ़िया विकल्प भी नहीं हो सकता। अरे लुटेरे को कहाँ तुम यार बकवासन कर रहे हो? ये लूटता है, ये कुछ नहीं करता, इसके अलावा ये सिर्फ लूटता है। और ये पता नहीं कितनी की जिंदगी को ये लूट चुका है। दोस्तों, ये जो राजेश पांडे जी ने जो कुछ निकाला है इसको मैंने डाल दिया है। आगे आप जानो आप क्या करोगे। मेरा काम था इसको सोशल मीडिया पर डालना। अब इसको यहीं खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद।